जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। पेपर का नाम देख लेंगे दोस्तों। पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत। दोस्तों यह पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का एग्जाम आप लोगों का हो चुका है और भी बाकी विश्वविद्यालय का पेपर होना भी बाकी है। ठीक है दोस्तों, यह क्लास इसमें 6 है। ठीक है, क्लास 6 है। इसके पहले जो 5 क्लास हुए हैं उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट देख सकते हैं क्लास को। ठीक है, इसमें 26 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। मैंने नोट्स को भी लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नोट्स दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, कम से कम 5 लोगों को। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वासराय की उपाधि मिली? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक बार और प्रश्न को देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वासराय की उपाधि मिली? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या चार्टर अधिनियम 1833। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वासराय की उपाधि मिली? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों इसमें, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1858 या रेगुलेटरी अधिनियम 1773 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिनियम थर्ड 1872 क्या था? सामाजिक सुधार अधिनियम था, जूरी अधिनियम था या राजस्व अधिनियम था या कार्यकारी अधिनियम था? तो दोस्तों अधिनियम थर्ड 1872 यह एक सामाजिक सुधार अधिनियम था। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट्स को पढ़िए। भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था 1872 दोस्तों, उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। ठीक है, इसे 1872 के अधिनियम संख्या 1 के रूप में पारित किया गया था। इस अधिनियम में पुराने कानून की 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं हैं। ठीक है, पहले 167 धाराएं थी, अब 170 है। इसे भी, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसमें 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों। एक नई धारा जोड़ी गई है, 5 धाराएं हटा दी गई हैं। ठीक है, सभी नोट्स को ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। अधिनियम थर्ड 1872 एक समाज सुधार अधिनियम था। ठीक है, भारत अधिनियम थर्ड 1872 को विशेष विवाह अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 1872 का अधिनियम है उसको दूसरे रूप में कैसे जाना जाता है, या फिर दूसरा उसका रूप क्या है? तो विवाह अधिनियम है। ठीक है, अभी याद रखेंगे। इसे 2 मार्च 1872 को पारित किया गया। ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक है, 2 मार्च 1872। यदि आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की भी तैयारी करते हैं दोस्तों, तो यह भी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें चौथा प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत में प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। मुझे लगता है यह प्रश्न आएगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद की प्रकार समिति के द्वारा लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद रखी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। 1854 में ही लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 से प्रतियोगी परीक्षाएं भी शुरू की गई। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों।
शुरुआत में भारतीय सिविल सेवकों की परीक्षा केवल लंदन में होती थी, ठीक है। 1947 से पहले इस सेवा को भारतीय सिविल सेवा को, ठीक है, 1947 से पहले इस सेवा को भारतीय सिविल सेवा को इंपीरियल सिविल ICS के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, भारत के पहले ICS अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर रहे थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और पढ़ते रहेंगे इसको, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार चुनाव के सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय सरकार अधिनियम 1919, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। भारत में पहली बार चुनाव सिद्धांतों को औपचारिक रूप से किसने पेश किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने भारत में पहली बार चुनाव सिद्धांतों को औपचारिक रूप से पेश किया। इसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ये भी पूछेगा कि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 था, इसको किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, सर चार्ल्स वुड का क्या तिरस्कार करना भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर बना? तो दोस्तों सर चार्ल्स वुड का शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा का तिरस्कार करना भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई? सन्यासी विद्रोह हुआ था, संताल विद्रोह हुआ था, नील दंगा हुआ था, या पावना दंगा हुआ था? तो याद रखिएगा नील दंगा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है। नील दंगा क्या है इसे भी देख लेंगे, कब हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि नील दंगा कब हुआ था। तो याद रखिएगा नील विद्रोह 1859 से लेकर के 62 के बीच में हुआ था, ठीक है। भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलनों में से एक था, ठीक है। नील विद्रोह के नेता कौन थे? ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो लोग नील विद्रोह के नेता थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा है, किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1858, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। याद रखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 9 है, आईना ए दहसाला भू राजस्व व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू की गई? कृष्णदेव राय के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के, अकबर के, या फिर जहांगीर के? तो यह दोस्तों अकबर के शासनकाल में, ठीक है, अकबर के शासनकाल में आईना ए दहसाला जो भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था क्या है इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आईने दसाला भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ी प्रणाली थी, ठीक है। इसे अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों कि आईना ए दसाला कब शुरू किया गया था? तो 1580 में। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। इस प्रणाली को अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने शुरू किया था, ठीक है। ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। राजा टोडरमल उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करके की थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों। 1562 ईस्वी में अकबर की सेना में आने के बाद उन्हें 1573 ईस्वी में गुजरात में नियुक्त किया गया था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे दोस्तों नोट्स को। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वह किस देश से था? तो इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को देश का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी है।
ये भी याद रखेंगे। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। वह वर्ष 1333 में सिंध में पहुंचा था। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के मध्य दिल्ली का शासक था। यह भी याद रखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, अकबर ने शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। जो सॉरी, यहाँ ने नहीं रहेगा। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई। अकबर के, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अकबर के, ठीक है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था तो राजा टोडरमल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी किसे दी? तो शाहजहां ने दक्षिण भारत के अभियान की जिम्मेदारी औरंगजेब को दी थी। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। एकता प्रणाली व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन था? एकता प्रणाली व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद गौरी था। ठीक है, याद रखेंगे इसे दोस्तों। अगर ऑप्शन में आपके इल्तुतमिश ना दे करके मोहम्मद गौरी देगा तो इसे याद रखेंगे। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। उन्होंने 1206 ईस्वी में इसे शुरू किया था। हालांकि इस प्रणाली को संस्थागत रूप देने का श्रेय शमसुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के विचारों के आधार पर एकता प्रणाली की स्थापना की। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रीढ़ बन गई थी। एकता प्रणाली में सैनिकों और राज्य के अधिकारियों को वेतन के बदले जमीन दी जाती थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। एकता प्रणाली केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन थी। यह सुल्तानों और कुलीनों के बीच क्षेत्र के बंटवारे पर आधारित थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। एकता प्रणाली के तहत सल्तनत के वे क्षेत्र जो राजधानी से दूर थे उन्हें सुल्तान द्वारा एकता के रूप में दिया गया। जिन क्षेत्रों का राजस्व सीधे सुल्तान को जाता था उन्हें खालिसा कहा जाता था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों। जबकि जो क्षेत्र सामंतों के बीच बांटे जाते थे उन्हें एकता कहा जाता था। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको एकता का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आएगा एक बार और अपने से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके। प्रश्न नंबर 14 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या इनमें से सभी ने किया था? तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नोट्स को पढ़ेंगे। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, तुगलक वंश के इस सुल्तान ने साल 1330 में सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। सन भी याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि सांकेतिक मुद्रा किस सन में जारी किया गया था? 1330 में। इस मुद्रा की कीमत चांदी के टंके के बराबर थी। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। प्रश्न नंबर 15 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? खिलजी वंश, दास वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दिन तक किसने शासन किया था? तो तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया है। कब से कब तक शासन किया है इसे भी याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। यह वंश 1320 से 1413 तक चला। ठीक है, इस वंश के सुल्तानों ने 94 साल तक शासन किया। तुगलक वंश के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले वंशों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1290 से 1320 तक। आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि खिलजी वंश का ने कब तक शासन किया है, या फिर सैयद वंश ने, या फिर लोदी वंश ने। शासनकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, इस तरह से पूछेगा तो याद रखिएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1450 तक, लोदी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों।
दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश था। इस वंश ने 1920 से 1320 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख शासक नीचे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। फिरोज तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। ठीक है, गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला शासक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। ठीक है, याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। प्रश्न नंबर 16 है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या गयासुद्दीन ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। प्रश्न नंबर 17 है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या बलबन? तो दोस्तों फिरोज तुगलक था। ठीक है, याद रखेंगे, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर को 1564 में तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो 1564 में। अगर पूछेगा कि किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, 1679 में औरंगजेब ने जजिया को फिर से लागू कर दिया। दोस्तों पूछेगा कि जजिया कर को दोबारा किसने लागू किया था, तो औरंगजेब ने। कब लागू किया था? तो 1679 में। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, आगरा, जयपुर या अमरकोट में? तो दोस्तों आगरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। मुगल सम्राट शाहजहां ने उत्तर प्रदेश के आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद आगरा के लाल किले में स्थित है। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया था। ठीक है, ये भी, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। शाहजहां ने इसी नाम से एक दूसरी मस्जिद लाहौर यानी पाकिस्तान में बनवाई थी। ठीक है, लाहौर किले के अंदर स्थित यह मस्जिद 1630 से 1635 में बनवाई गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राज्य सचिव के विषय में सत्य है? लॉर्ड स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव बने, क्या सही है? नहीं, यह सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, भारत के राज्य सचिव का कार्यकाल भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था। जी बिल्कुल सही है। तो देखेंगे दोस्तों आप इसमें से कौन सा आपका सही है। तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, किस ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने इस प्रस्तावना को रखा कि आईसीएस के लिए खुली प्रतिस्पर्धा हो सकती है? सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है, इंडिया अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया कि जो आईसीएस की परीक्षा होती थी वो खुली स्पर्धा में हो सके। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों एग्जाम के हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। इसमें मैं 100% श्योर हूँ, उसमें से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कटु शब्द जो पोस्टकोर्ब है, CO का अर्थ क्या है? इसमें सहयोग है, समन्वय है, कंपनी है या संकलन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, समन्वय है। ठीक है, पोस्टकोर्ब में CO का अर्थ है समन्वय। मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है पोस्टकोर्ब के जितने भी मतलब होते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसे। पोस्टकोर्ब शब्द में CO का अर्थ है समन्वय करना या सहयोग करना। ठीक है, पोस्टकोर्ब अंग्रेजी के 7 शब्दों के पहले अक्षर से बना है। कौन कौन से ये शब्द हैं दोस्तों? 7 अक्षर के पहले शब्द कौन कौन से हैं? तो योजना है, आयोजन है, स्टाफिंग है, निर्देश है, समन्वय है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है। ये भी याद रखिएगा, इन सब के संक्षिप्त रूप हैं।
इसे 1937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की प्रशासनिक समिति के सदस्य लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने बनाया था। इस पॉइंट्स को भी याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लूथर गुलिक ने ही लोक प्रशासन के दायरे को पोस्ट कोर्प वाक्यांश में परिभाषित किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। पोस्ट कोर्प शब्द के कुछ अन्य अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं? पोस्ट कोर्प का जैसे अन्य होता है अर्थ, जैसे आदेश देना, संचार भेजना या नियंत्रण, ठीक है। इन तीनों को भी याद रखेंगे पॉइंट के हिसाब से। यह प्रश्न आएगा, जरूर याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 है, जिला कलेक्टर का चयन किया जाता है इस फाइल सिस्टम से, संरक्षकता प्रणाली से, योजना से या फिर योग्यता प्रणाली से। तो जो जिला कलेक्टर का चयन किया जाता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। योग्यता प्रणाली के आधार पर किया जाता है, ठीक है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर या जो डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति होती है वह राज्य सरकार करती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। जिला कलेक्टर जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है। जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर सभी केंद्रीय मंत्री या फिर केवल केंद्रीय मंत्री। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है, तो इसमें 23 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सभी राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद देश के समग्र विकास के लिए योजनाएं सामने लाती हैं। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, लोक प्रशासन संबंधित है मामलों का प्रशासन से, लोगों के मामलों का प्रबंधन से, लोकप्रिय संप्रभुता से या कोई नहीं है। दोस्तों लोक प्रशासन जो होता है वह लोगों के मामलों का प्रबंधन से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। डीपीसी का अर्थ है जिला योजना समिति, हर्बर्ट वाइट या हर्बर्ट साइमन या परिवार कल्याण टेलर। तो दोस्तों डीपीसी का जो अर्थ होता है वह है जिला योजना समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 26 है, विकास प्रशासन है बदलाव उन्मुख है, केंद्रवाद है, श्रेणीबद्ध है या नौकरशाही है। तो दोस्तों जो विकास का प्रशासन होता है वह बदलाव उन्मुख होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों उम्मीद है क्लास अच्छा लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।